बच्चों आज हम लोग देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। पिछले लेक्चर पे हम लोग टाटोमेरिज्म पढ़ लिया था। तो आज हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये सेम होगा। बट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस आर, इसको आप एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हो। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा, लेकिन एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस आप कह सकते हो, ये चीज़ें डिफर करेंगी। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को आप कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, अगर ये फिनोमेना पाई जा रही है। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज ऑफ टू टाइप्स। यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म इज ऑफ टू टाइप के होंगे। कौन से दो टाइप के होंगे? एक होगा कन्फिग्रेशनल और दूसरा हो जाएगा कन्फॉर्मेशनल। कन्फिग्रेशनल और दूसरा हो जाएगा कन्फॉर्मेशनल। यहाँ पर अगर देखा जाए एक एक करके कि कन्फिग्रेशनल क्या है, कन्फॉर्मेशनल क्या है। यहाँ पर फिक्स्ड रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस arises due to restricted rotation। ध्यान रखिएगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ बॉन्ड। तो ये ध्यान रखिएगा फिक्स्ड रिलेटिव अरेंजमेंट है, मतलब एक दूसरे के कंपैरिजन में यहाँ पर अरेंजमेंट हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि एक अरेंजमेंट जैसा होगा उसके कंपेयर में दूसरा अरेंजमेंट डिफर करेगा, और दोनों जो अरेंजमेंट होंगे वो फिक्स होंगे। यहाँ पर फिक्स्ड रिलेटिव अरेंजमेंट है। यहाँ पर ध्यान दें, फिक्स्ड रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस, और एराइज कैसे करेगा? ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ बॉन्ड। ये बॉन्ड के रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से। यहाँ पर अगला पॉइंट अगर लिखें तो ईच अरेंजमेंट आर डिफरेंट कंपाउंड। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है, प्रत्येक अरेंजमेंट एक भिन्न कंपाउंड होगा, डिफरेंट कंपाउंड होगा। और तीसरा पॉइंट अगर बात करें, वन अरेंजमेंट
changes into other slowly. One arrangement changes into other slowly. यहाँ पर ध्यान दें, अगर हम लोग कन्फॉर्मेशनल की बात करें, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोमेंट्री अरेंजमेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, ये मोमेंट्री अरेंजमेंट है। मोमेंट्री अरेंजमेंट, मोमेंट्री अरेंजमेंट का मतलब ये हुआ कि एक अरेंजमेंट बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा। यहाँ पर नंबर आप देख लो, क्वेश्चन यहीं से बनना शुरू हो जाएगा, कितने बनेंगे, तो आप इनफाइनाइट नंबर, ये शॉर्ट लिव्ड होंगे या स्टेबल होंगे, तो ये मोमेंट्री अरेंजमेंट है, मतलब बहुत शॉर्ट लिव्ड होंगे। और क्या होगा, एराइजेज ड्यू टू फ्री रोटेशन, एराइजेज ड्यू टू फ्री रोटेशन ऑफ बॉन्ड, जो बॉन्ड के फ्री रोटेशन से पाया जाएगा उसको आप क्या कहेंगे भैया, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो यहाँ पर एक तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट है, दूसरा मोमेंट्री अरेंजमेंट है, मतलब बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा। और कैसे एराइज करेगा, ये क्यों एराइज करेगा, तो फ्री रोटेशन ऑफ बॉन्ड के कारण एराइज करेगा। यहाँ पर देखा जाए, ईच अरेंजमेंट आर सेम कंपाउंड, यहाँ पर प्रत्येक अरेंजमेंट जो है वो सेम कंपाउंड है। और यहाँ पर देखा जाए, वन अरेंजमेंट चेंजेज इनटू अदर स्लोली, सॉरी गलत बोल दिया, फास्टली, एक अरेंजमेंट दूसरे में बहुत तेज बदलेगा। यहाँ पर देखें, चेंज इनटू अदर स्लोली, तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है, ये जो चेंज होगा ये स्लो होगा, सॉरी ये स्लोली है, और यहाँ पर ये फास्ट अरेंजमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर ईच अरेंजमेंट आर सेम कंपाउंड, यहाँ पर प्रत्येक जो अरेंजमेंट है वो सेम कंपाउंड है, और यहाँ पर डिफरेंट कंपाउंड है। तो ईच अरेंजमेंट आर डिफरेंट कंपाउंड, इन सारे पॉइंट्स पे आपको भैया ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहाँ पर फ्री रोटेशन है, ये चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाए जाएंगे, और यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं पाए जाएंगे। यहाँ पर मोमेंट्री अरेंजमेंट है, यहाँ पर फिक्स्ड रिलेटिव अरेंजमेंट है, तो ये चीज़ हो जाएगा, चर्चा आगे की जाएगी। यहाँ पर देखें भैया, हम लोग आगे की बात करें तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये टू टाइप। पहला होगा ज्योमेट्रिकल, और दूसरा होगा ऑप्टिकल। पहला होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम लोग आज चर्चा करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे।
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा जाए क्या है। मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर and structural formula but different arrangement of atom around carbon carbon double bond or carbon nitrogen double bond or nitrogen nitrogen double bond or carbon carbon single bond in cyclic compound. It arises, आप पहले ही पढ़ चुके हो, due to restricted rotation of bond. Restricted rotation of bond. यहाँ पर ज्योमेट्रिकल isomerism in compound having C डबल बॉन्ड C। तो C डबल बॉन्ड C ऐसे कंपाउंड में जिसमें C डबल बॉन्ड C होता है उसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने चल रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये हो जाएगा। यहाँ पर पहले तो हम लोग कंडीशन देखेंगे। कंडीशन both group of double bonded carbon atom is different, should different। तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के जो दोनों ग्रुप हैं वो डिफर करने चाहिए। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर सी, सी ए बी, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी ए डी, यहाँ पर ए बी सी, सी ई एफ। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर कार्बन से ए बी जुड़ा है, कार्बन से ए बी जुड़ा है, मतलब इस कार्बन का ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं, ए और बी जुड़े हैं, और इधर वाले कार्बन से भी ए और बी जुड़े हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल जो लिया गया उसमें सी से ए, एक साइड में ए बी जुड़ा है, दूसरे साइड में ए डी जुड़ा है। तीसरे एग्जाम्पल में सी से ए बी जुड़ा है और दूसरे वाले सी से ई एफ जुड़ा है। अब आप पहले और दूसरे एग्जाम्पल को अगर देखें, ये पहला एग्जाम्पल हो गया और ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल में अगर देखा जाए
तो दोनों C के कम से कम एक ग्रुप कॉमन है। तो अगर दोनों डबल बॉन्डेड का कम से कम एक ग्रुप अगर कॉमन होगा तो जो आइसोमेरिज्म एराइज करेगी आप उसको कहेंगे सिस ट्रांस टाइप। जो आइसोमेरिज्म एराइज करेगी उसको आप कहेंगे सिस ट्रांस टाइप। तो भैया ये सिस ट्रांस। और अगर दोनों में से किसी भी कार्बन का जो आइसोमर है, सॉरी ग्रुप है, वो एक भी ग्रुप अगर कॉमन नहीं है तब जो आइसोमेरिज्म एराइज करेगी उसको हम लोग कहेंगे ई जेड टाइप। उसको आप कहेंगे ई जेड टाइप। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, हम लोग पहले सिस ट्रांस टाइप देखते हैं। यहाँ पर सिस ट्रांस टाइप। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दें, यहाँ पर अगर आपको देखें तो जैसे अगर किसी भी कार्बन के दोनों ग्रुप कॉमन हो गए, कोई भी यहाँ पर दोनों ग्रुप कॉमन हो गए तो आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाएगी। यहाँ पर सी ए बी हो गया, ए ए हो गया, देखो ये दोनों ए और ए ये कॉमन हो गया, सेम हो गया, नहीं पाई जाएगी। यहाँ पर ध्यान दो, ए ए, यहाँ पर सी बी बी कर दिया जाए, अब दोनों कार्बन के दोनों ग्रुप सेम हो गए, अब नहीं पाया जाएगा। यहाँ पर ए ए, यहाँ पर डबल बॉन्ड सी ए कर दिया जाए, तो यहाँ पर ध्यान दो केवल एक कार्बन का दोनों ग्रुप सेम है। यहाँ पर दोनों कार्बन के दोनों ग्रुप सेम हैं। यहाँ पर दोनों कार्बन के सभी ग्रुप सेम हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए ऐसी कंडीशन है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाएगी। अच्छा, सिस ट्रांस टाइप में क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दें सिस और ट्रांस लिखा गया है। सिस का मतलब होता है सिमिलर, ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट। मतलब अगर कॉमन ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन के एक साइड में होंगे तो उसको लोग क्या कहेंगे, सिस कहेंगे। अपोजिट साइड में होंगे तो ट्रांस कहेंगे। यहाँ पर देखें, इफ कॉमन ग्रुप ऑफ double bonded carbon is on same side, then isomerism is cis, while if similar group कॉमन कह सकते हो या सिमिलर कह सकते हो, इज ऑन अपोजिट साइड, देन आइसोमेरिज्म इज ट्रांस। तो अगर अपोजिट साइड में होंगे तो ट्रांस होगा। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, एक एग्जांपल लिख रहे हैं, CH3 H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H। ये देखो दोनों CH3 एक साइड में है, सिस हो गया। यहाँ पर CH3 को अपोजिट कर दो, ये ट्रांस हो गया। तो ये हो गया ऊपर वाला सिस, और यहाँ पर चूंकि CH3 अपोजिट साइड में आ गया है इसलिए हो जाएगा ट्रांस। भैया यहाँ पर Cl H,
ये सिस है, ये ट्रांस है, ये सिस है, ये ट्रांस है। अच्छा, अब देखा जाए प्रॉपर्टी की बात करें, ये एग्जाम्पल 1 हो गया, ये एग्जाम्पल 2 हो गया, ये एग्जाम्पल 3 हो गया। प्रॉपर्टी की बात करें, पहला प्रॉपर्टी, यहाँ पर प्रॉपर्टी में देखें, पहला डाइपोल मोमेंट, म्यू। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर आपको डाइपोल मोमेंट बताया गया था। जैसे मान लो यहाँ पर सेंटर एटम है, इससे जुड़े हुए ग्रुप सेम नेचर के हैं, यहाँ पर V और B हैं, तो ये जुड़े हुए ग्रुप सेम नेचर के हैं, तो जो ये म्यू आर होगा, ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ पर इसका रिजल्टेंट यहाँ पर कहीं पर है, ये म्यू आर, यहाँ पर म्यू 1 कर देते हैं, इसको म्यू 2 कर देते हैं, तो म्यू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा थीटा के, ये पढ़ाया गया है। और यहाँ पर अगर दोनों डिफरेंट नेचर के हैं, जैसे ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रा कर रहा है और दूसरा रिपेल कर रहा है। यहाँ पर ध्यान रखिए, जरूरी नहीं कि दोनों खींच रहे हो, दोनों दे रहे होंगे तब भी, मतलब नेचर सेम हो, चाहे दोनों विड्रा कर रहे हो चाहे दोनों दे रहे हो। यहाँ पर जो म्यू आर होगा, ये यहाँ पर थीटा, यहाँ पर म्यू 1, ये म्यू 2, और यहाँ पर ये म्यू आर अगर कर दें, तो ये जो म्यू आर है, ये म्यू आर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा के। मतलब दोनों अगर अपोजिट नेचर के हैं, एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और एक भेज रहा है, तो जो म्यू आर है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और अगर दोनों खींच रहे हैं या भेज रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये CH3 है, इलेक्ट्रॉन भेजता है, CH3 इलेक्ट्रॉन भेजता है, ये भी इलेक्ट्रॉन भेजेगा। अब दोनों भेजने वाले नेचर के हैं, तो ये लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं से आता हुआ दिख रहा है, और ये लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं से आता हुआ दिख रहा है, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ कहीं पे होगा। और यहाँ पर ध्यान दो, ये CH3 इलेक्ट्रॉन भेज रहा है और ये CH3 इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, तो दोनों अगर ऐसे देखें तो एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। तो जब दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर म्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर म्यू हो जाएगा 0, चूँकि दोनों CH3 ही हैं, तो यहाँ पर म्यू हो गया 0, लेकिन यहाँ पर म्यू 0 नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दो, ये Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो खींच रहा है तो लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं से आएगा, ये खींच रहा है तो लग रहा है यहाँ कहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ कहीं पे है। अब ये Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये देखें, और यह भी Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये Cl भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, तो अपोज कर रहे हैं तो यहाँ पर म्यू 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर म्यू 0 नहीं होगा। तो ध्यान दो, यहाँ पर 0 नहीं है, मतलब सिस ज़्यादा है, ट्रांस कम है, 0 है। यहाँ पर सिस 0 नहीं है और ट्रांस 0 है, इसका मतलब सिस ज़्यादा है। यहाँ पर ध्यान दो, ये CH3 इलेक्ट्रॉन भेज रहा है और Cl मतलब CH3 इधर को भेज रहा है और Cl इधर को खींच रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये डायरेक्शन CH3 का इधर है और Cl का इधर है, दोनों का सेम नहीं है। और यहाँ पर CH3 देखो इलेक्ट्रॉन भेज रहा है और Cl उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। मतलब जैसे आप चल रहे हों और आपको पीछे से कोई पुश करे, आप चल रहे हैं और आपको कोई पीछे से पुश करता है, तो इसका मतलब आपका जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगा। आपको जब कोई पीछे से पुश करेगा तो आपका मूवमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर म्यू सिस 0 तो नहीं है, म्यू ट्रांस भी 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पर म्यू ट्रांस ज़्यादा होगा। तो पहले एग्जाम्पल में सिस, यहाँ पर ध्यान दो,
पहले एग्जाम्पल की बात किया जाए तो म्यू सिस ग्रेटर देन म्यू ट्रांस, दूसरे की म्यू सिस ग्रेटर देन म्यू ट्रांस, तीसरे में म्यू ट्रांस ज़्यादा हो जाएगा म्यू सिस से। तो अगर 3 एग्जाम्पल लिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, 2 ही कंडीशन, 3 ही कंडीशन बन सकती हैं, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन खींचें, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन भेजें, और या तो एक इलेक्ट्रॉन भेजे और दूसरा इलेक्ट्रॉन खींचे। तो ये 3 कंडीशन हो सकती है। अब 3 कंडीशन में 2 केस में शेष ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन जनरल म्यू सिस ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। जब तक कोई कंडीशन अप्लाई ना की जाए तब तक आप कहोगे सिस ग्रेटर देन ट्रांस। दूसरा, इफ बोथ ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग or इलेक्ट्रॉन withdrawing, then mu cis greater than mu trans। तीसरा, यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा 1 and 2। थर्ड, यहाँ पर ध्यान दें, इफ वन ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग and other group are electron withdrawing, each। then mu trans greater than mu cis। एग्जाम्पल 3, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी देखा जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलरिटी। सो cis ग्रेटर देन ट्रांस। यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी है वो सिस की ज़्यादा होगी ट्रांस से। कारण पूछा जाए तो आप बताओगे कि जो सॉल्युबिलिटी है ये पोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिस ज़्यादा पोलर होता है ट्रांस से। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलरिटी के। सो सिस ग्रेटर देन ट्रांस के। क्या? ये बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सिमेट्री पे। यहाँ पर ध्यान दो, CH3 ये H, ये CH3 ये H, यहाँ पर CH3 ये H, ये H, ये CH3। अब ये नीचे वाला ट्रांस है, ऊपर वाला सिस है, ये देखो ये ज़्यादा सिमेट्रिकल है। तो ये ज़्यादा सिमेट्रिकल है, टाइटली पैक होगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। i.e. पॉइंट ऑफ ट्रांस ग्रेटर देन सिस। जो ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट है उस सिस से ज़्यादा होगा। कारण मोर सिमेट्रिकल, ये ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है, हेंस टाइटली पैक्ड।
टाइटली पैक्ड, इसलिए ये लैटिस में टाइटली पैक्ड होगा। 4 पॉइंट हो गया। 5 पॉइंट, स्टेबिलिटी, ट्रांस ग्रेटर देन सिस ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। जो ट्रांस होता है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। ये ध्यान दें, एक बार फिर से ट्रांस लिखा जाए, यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये ट्रांस है। अब ये जो ट्रांस है ये बल्कियर ग्रुप है, दोनों अपोजिट साइड में है। तो ये अपोजिट साइड में होने के कारण इसमें और इसमें रिपल्सन ज़्यादा हो, मतलब रिपल्सन कम होगा। रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, जैसे सिस यहाँ पर एग्जांपल लिया जाए, देखो ये सिस है तो ये CH3 और CH3 एक ही साइड में है। तो बड़े साइज के ग्रुप जब एक ही साइड में होंगे तो इनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, उसी को स्टेरिक रिपल्सन बोलते हैं या स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। तो रिपल्सन या स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी भैया, कम हो जाएगी। अच्छा, आगे चला जाए। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है, पहले हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि पहले हाइड्रोजनेशन क्या है। हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, और जब भी कोई चीज़ जुड़ती है तो एनर्जी निकलती है। तो हाइड्रोजन के जो जुड़ने पर जो एनर्जी निकलेगी या इंथैल्पी चेंज होगी उसको हम लोग बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी के। तो चूंकि जो ट्रांस है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसका क्या होगा, कम होगा। i.e. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ सिस इज मोर देन ट्रांस। पूछा जाए क्यों, तो आप कहेंगे लेस स्टेबल होता है, एज लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल होता है। तो ये चीज हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दें। एसिडिक स्ट्रेंथ, ये भी पोलरिटी की डायरेक्टली प्रश्न होगा। सो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सिस ग्रेटर देन ट्रांस। यहाँ पर pH, इनवर्सली प्रश्न होगा एसिडिक स्ट्रेंथ के, और इनवर्सली प्रश्न होगा पोलरिटी के। सो pH ऑफ ट्रांस ग्रेटर देन सिस। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पर यहाँ पर ये फ्यूमेरिक एसिड है। अब चूंकि ये ट्रांस मैनर में है तो इसका मतलब पोलरिटी इसकी कम होगी, पोलरिटी कम होगी तो एसिडिक कम होगा, लेस एसिडिक। मोर pH, मोर एसिडिक,
लेस पीएच। तो इसका एसिडिक कम है, एसिडिक ज़्यादा है, पीएच कम है। एसिडिक कम है, पीएच ज़्यादा है। तो यहाँ पर ध्यान दें, नोट करके बहुत सारी प्रॉपर्टी लिखी गई, इसमें से 3 प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी और पीएच, ये 3 चीज। ट्रांस ग्रेटर देन सिस, बस यही 3 प्रॉपर्टी जो हैं ये ट्रांस की ज़्यादा होगी सिस से, बाकी सारी प्रॉपर्टी सिस की ज़्यादा होगी ट्रांस से। यहाँ पर ध्यान दें, एक्शन ऑफ हीट, यहाँ पर सिस ये ट्रांस में, सिस को 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाए तो ये ट्रांस में, और ट्रांस को लगभग हीट किया जाए तो ये सिस में चल जाएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखा जाए। Which has mu equal to 0, आपके जो आंसर होंगे वो 1 से ज़्यादा सही होंगे, हो सकते हैं। सिस पेंट टूइन, ट्रांस पेंट टूइन, 1,2 डाइक्लोरो इथाइन। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर एक ऑप्शन ई भी हमने कर दिया, यहाँ पर आपके ऑप्शन 1 से ज़्यादा सही होंगे भैया। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखें, सिस ब्यूट टूइन, ट्रांस ब्यूट टूइन, सिस पेंट टूइन, ट्रांस पेंट टूइन। पहले तो आपको बता दें कि सिस का डायपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब ए और सी तो कैंसिल हो गए हैं, मतलब ए आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। ट्रांस का 0 उस केस में हो सकता है जब रूट वर्ड इवन हो। तो ट्रांस में यहाँ पर रूट वर्ड ब्यूट है और इवन है, इसलिए ये 0 होगा। ट्रांस है और रूट वर्ड आड है जैसे पेंट है, तो फिर 0 नहीं होगा। और यहाँ पर संयोग से 1,2 डाइक्लोरो इथाइन, इसका फार्मूला अगर लिख दिया जाए तो ध्यान दिया जाए, ये 1,2 डाइक्लोरो इथाइन हो गया, इसका भी 0 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर जो एंगल है ये वन हाइब्रिडाइजेशन एसपी है और यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन एसपी है, तो यहाँ पर जो एंगल है ये 180 है, यहाँ पर एंगल 180 है, तो ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट हैं, ये 0 हो जाएगा। तो ये हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, which one of following represent geometrical isomerism।
यहाँ पर कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर रिप्रेजेंट करेगा, ए बी सी और डी। तो यहाँ पर हम बताएंगे ए रिप्रेजेंट करेगा। कारण क्या है, यहाँ पर कार्बन से देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसे इस कार्बन से एच और सी एल जुड़ा है, मतलब यहाँ पर दोनों ग्रुप डिफर कर रहे हैं। और यहाँ पर ध्यान दें ये सी है, डबल बॉन्डेड कार्बन है। अब यहाँ पर इधर देखें CH2 इधर CH2 और इधर CH जुड़ा हुआ है। मतलब अगर इसको अगर ऐसे इक्वली डिवाइड किया जाए ऐसे, तो ऊपर जो चीज़ें दिख रही हैं वो नीचे नहीं दिख रही हैं, या जो नीचे दिख रही हैं वो ऊपर नहीं दिख रही, मतलब ये अलग अलग चीज़ें मानी जाएंगी। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए इसको डिवाइड करेंगे तो इधर जो है वो उधर तो नहीं है, लेकिन इस कार्बन से दोनों एच सेम जुड़े हुए हैं सेकंड ऑप्शन में। थर्ड में देखें इस वाले कार्बन से एच और सी एल जुड़ा हुआ है, मतलब अलग है, लेकिन अगर इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये अलग, इधर सेम है यहाँ पर सेम है। यहाँ पर ध्यान दें जैसे इस कार्बन से बात करें तो इस कार्बन से एच और CH3 जुड़ा, दोनों अलग हैं, लेकिन अगर इसको अगर ऐसे डिवाइड करें तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये, मतलब इस कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप हैं वो सेम नहीं हैं, मतलब इधर वाले से जुड़े हुए ग्रुप सेम है और इधर वाले से सेम नहीं है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आप हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख रहे थे और उसकी प्रॉपर्टी देख लिया गया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर देखा जाए, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड हैविंग more than one bond in alternate manner। यहाँ पर तो ये नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड हैविंग मोर देन वन डबल बॉन्ड इन अल्टरनेट मैनर, ये चीज़ आप देख रहे हो। तो यहाँ पर अब कंडीशंस हो जाएगी। यहाँ पर पहला केस 1, टर्मिनल्स आर डिफरेंट देन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इक्वल टू 2 पावर n हो जाएगा, where n नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। यहाँ पर एग्जाम्पल में ये ध्यान दो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पर इस डबल बॉन्डेड कार्बन के टर्मिनल पर CH3 है और यहाँ पर Cl है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर पूछा जाए तो आप यहाँ पर कहेंगे 2 पावर n, मतलब 2 पावर 2 दैट इज 4। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा। यहाँ पर केस 2, इफ terminals are same, if terminals are same, तो यहाँ पर ध्यान दें टर्मिनल सेम है, तो यहाँ पर फिर दो कंडीशन अराइज करेंगी। पहली कंडीशन ए, इफ डबल बॉन्ड इज इवन, डबल बॉन्ड इवन नंबर में है, तो देखते हैं